हेलो एंड वेलकम माय डियर स्टूडेंट्स। मैं हूं आर के गिरी, आपका मैथमेटिक्स गुरु। पिनाकल्स ट्यूटोरियल में आप सभी का स्वागत करता हूं। गाइस, पिछले लेक्चर में हम लोगों ने एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 4.2 के सारे डाउट क्वेश्चंस क्लियर किए थे। गाइस, आज के इस लेक्चर में हम लोग 3 टॉपिक कवर करेंगे, और जिसमें पहला टॉपिक है आपका मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू डिटर्मिनेंट्स, दूसरा है आपका सिमेट्रिक डिटर्मिनेंट, और तीसरा है आपका एस्क्यू सिमेट्रिक डिटर्मिनेंट। इन्हीं 3 टॉपिक्स की आज हम लोग चर्चा करेंगे गाइस, ठीक है। तो आप ध्यान से वीडियो को देखेंगे और समझने का प्रयास करेंगे। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग शुरू करेंगे मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू डिटर्मिनेंट्स। देखिए, मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू डिटर्मिनेंट्स। ठीक है गाइस, देखिए मल्टीप्लिकेशन हमने मैट्रिसेस में भी किया था, लेकिन वहां पर मैट्रिसेस के केस में, देखिए मैट्रिसेज के केस में एक बार आपको याद दिला देता हूं कि मल्टीप्लिकेशन जो हमने किया था, वहां पर मल्टीप्लिकेशन हमने 2 तरीके से किया था। आपको याद होगा और मैंने बताया भी है। अगर नहीं याद है तो एक बार वीडियो रेफर करें, आपको पता चल जाएगा। ऐसे मैं यहाँ पे आपको बता देता हूं। 2 मैट्रिसेस का मल्टीप्लिकेशन हमने किया था, रो बाई कॉलम या फिर हम लोग किया था कॉलम बाई रो। कॉलम बाई रो, ये 2 तरीका था हमारे पास मैट्रिसेज को मल्टीप्लाई करने के लिए, ठीक है ना। यहां पे रिस्ट्रिक्शन क्या था कि 2 मैट्रिसेस मल्टीप्लीकेबल तभी होते हैं जब पहले मैट्रिक्स का नंबर ऑफ कॉलम्स दूसरे मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रोज के बराबर है, ठीक है ना। तो उस रिस्ट्रिक्शन की वजह से मैट्रिसेस का मल्टीप्लिकेशन हम 2 तरीके से करते थे, रो बाई कॉलम और कॉलम बाई रो, ठीक है ना। लेकिन यहां पर जो डिटर्मिनेंट के केस में एक रिस्ट्रिक्शन जो है रो और कॉलम्स और रो को बराबर होने का, वो यहाँ पर खत्म हो जाता है, ठीक है ना। यहाँ पर 2 डिटर्मिनेंट को हम लोग मल्टीप्लाई तभी करते हैं जब दोनों का ऑर्डर सेम हो, ठीक है ना। तो पहला चीज तो हम लोग ये लिखेंगे, और दूसरा चीज कि यहाँ मल्टीप्लिकेशन हम लोग मैट्रिसेस के केस में 2 तरीके से करते थे। यहाँ दोनों डिटर्मिनेंट का जो है, डिटर्मिनेंट के केस में मैं बोल रहा हूं, यहाँ दोनों डिटर्मिनेंट का ऑर्डर सेम होता है, तो आप इसको किसी भी तरीके से कर सकते हैं, चाहे रो बाई कॉलम करें, चाहे रो बाई रो करें, चाहे कॉलम बाई कॉलम करें, चाहे कॉलम बाई रो करें, ठीक है ना। तो डिटर्मिनेंट्स के मल्टीप्लिकेशन को हम 4 तरीके से परफॉर्म कर सकते हैं, समझे ना। लेकिन उसमें से सबसे ज्यादा जो आसान होता है वो होता है आपका रो बाई रो मल्टीप्लिकेशन कर लीजिए या कॉलम बाई कॉलम कर लीजिए, ठीक ना। बहुत आसान, इजीली वे में हम कर लेते हैं। चारों में से किसी से भी आप करेंगे मल्टीप्लिकेशन, वैल्यू सेम ही आएगा, ठीक है गाइस। तो चलिए हम लोग थोड़ा सा मल्टीप्लिकेशन ऑफ 2 डिटर्मिनेंट्स की तरफ बढ़ते हैं। तो गाइस, सबसे पहला चीज है, यहां लिखते हैं हम लोग कि 2 डिटर्मिनेंट्स are said to be multiplicable, if they have same order। क्लियर है। 2 डिटर्मिनेंट्स को हम लोग मल्टीप्लाई तभी कर सकते हैं जब दोनों का ऑर्डर सेम होगा, पहला चीज। एंड और क्या कर सकते हैं, एंड multiplication can be done
and multiplication can be done by four ways. ठीक है। और मल्टीप्लिकेशन जो डिटर्मिनेंट का है वो हम लोग चार तरीके से कर सकते हैं। कौन कौन सा तरीका है देखिए, यहाँ पर तरीका देख लीजिए। जो पहला तरीका है वो है रो बाई रो कर सकते हैं। दूसरा इसका तरीका है कि आप इसको रो बाई, यहाँ पर कैपिटल आर लिख लीजिए, यहाँ भी रो बाई कॉलम भी कर सकते हैं। ठीक है ना। तीसरा तरीका है इसका कि आप कॉलम बाई कॉलम कीजिए, कॉलम बाई कॉलम। ठीक है। और चौथा तरीका है कि हम लोग इसका जो मल्टीप्लिकेशन है वो कॉलम बाई रो भी कर सकते हैं, कॉलम बाई रो भी कर सकते हैं। तो डिटर्मिनेंट में जो मल्टीप्लिकेशन होगा वो हम लोग चार तरीके से कर सकते हैं। कौन कौन सा तरीका है? रो बाई रो, ठीक है ना, रो बाई कॉलम, कॉलम बाई कॉलम और कॉलम बाई रो। क्लियर है गाइस? चलिए पहले इसको लिख लीजिए, फिर हम लोग क्या करेंगे कि बारी बारी से एक एग्जाम्पल लेकर इन चारों को परफॉर्म करके आपको दिखाएंगे। ठीक है ना। और चारों में से आप किसी भी तरीके से मल्टीप्लाई कर लोगे तो आंसर जो है, जो रिजल्ट है वो इक्वल रहेगा, रिजल्ट सेम रहेगा, चाहे इसमें से कोई भी तरीका अपनाएं आप। ठीक है ना। चलिए पहले लिखिए इसको। तो गाइस चलिए हम लोग सबसे पहला तरीका देखते हैं, रो बाई रो। रो बाई रो हम लोग कैसे करते हैं दो डिटर्मिनेंट का मल्टीप्लिकेशन। तो देखिए ध्यान दीजिए, यहाँ पर लेट कर लेते हैं हम लोग दो डिटर्मिनेंट। मान लीजिए एक डेल्टा 1 है और इसमें एलिमेंट्स है ए बी सी डी, और एक दूसरा डिटर्मिनेंट है डेल्टा 2 और इसमें एलिमेंट्स है अल्फा बीटा गामा डेल्टा। ठीक है। दोनों का ऑर्डर सेम है, दोनों सेकेंड ऑर्डर का डिटर्मिनेंट है, तो दोनों का प्रोडक्ट डेल्टा 1 इंटू डेल्टा 2 कैसे करेंगे? पहले हम लोग लिख लेते हैं ए बी डेल्टा 1 का एलिमेंट सी डी और फिर इंटू डेल्टा 2 और ये हो गया अल्फा बीटा गामा डेल्टा। ठीक है ना। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, रो बाई रो करना है। तो क्या करेंगे गाइस, देखिए ये R1 है, ये R2 है। ठीक है ना। इसी तरह दो रो इसमें भी है। क्या करेंगे, इसका हम रो पिक करेंगे, मतलब इसमें से हम लोग रो को चूज करेंगे और बारी बारी से हम लोग क्या करेंगे, इसके रो में गुना करेंगे। ठीक है ना। रो में रो से गुना करेंगे, इसलिए हम लोग इसको बोलते हैं रो बाई रो। क्लियर है ना। तो बारी बारी से हम लोग गुना करेंगे, लेकिन जो गुना करके एलिमेंट वाइज गुना करेंगे और फिर उसको गुना करके ऐड कर देंगे, और जो वो गुना करके ऐड करने के बाद जो रिजल्ट आएगा वो रो का एलिमेंट होगा। समझे ना। जैसे देखिए यहाँ पर हम लोग करते हैं, ध्यान दीजिए, इस रो को उठा के, ये पहला रो हमने सेलेक्ट किया, ठीक है ना, इस रो को सेलेक्ट किया, इसको हम क्या करेंगे, इसको उठा के पहले फर्स्ट रो में करेंगे, तो ये हो जाएगा ए अल्फा प्लस बी बीटा, ए अल्फा प्लस बी बीटा। क्लियर है। अब दूसरे रो में करेंगे इसको, मतलब इस रो से हम लोग इसके दूसरे रो में करेंगे। एलिमेंट कहाँ लिखना है, इसके रो में लिखना है। ठीक है ना। तो ये पहला एलिमेंट हो गया। जब दूसरे में करेंगे तो इसके रो का दूसरा एलिमेंट होगा। ठीक है। तो देखिए जब इसमें करेंगे तो हो जाएगा सी अल्फा प्लस डी बीटा। क्लियर है गाइस। इसी तरह इसका काम फिनिश हो गया। अब हम लोग उठाएंगे
सेकेंड रो को फिर से इसके फर्स्ट रो और सेकेंड रो में गुना करना है। तो फर्स्ट में गुना करेंगे तो फर्स्ट एलिमेंट होगा और सेकेंड वाला में करेंगे तो सेकेंड एलिमेंट आएगा। तो देखिए क्या हो जाएगा, तो यहां पर हम लोग लिखेंगे ए गामा, ए में गामा से करेंगे ए गामा और फिर बी में डेल्टा से हो जाएगा प्लस बी डेल्टा, ठीक है ना। अब इसको उठा के दूसरे रो में कीजिए तो हो जाएगा सी गामा प्लस सी में गामा से करेंगे सी गामा और डी में डेल्टा से करेंगे डी डेल्टा। तो ये दोनों का प्रोडक्ट हो गया, दोनों का मल्टीप्लिकेशन हो गया। क्लियर है ना। रो बाय रो करेंगे तो रो को उठाना है और बारी बारी से रो में मल्टीप्लाई करके ऐड कर देना है, लेकिन एलिमेंट्स किसका बनाना है, रो का एलिमेंट बनाना है, ठीक है ना। ये ध्यान रखना है यहाँ पर, नहीं तो कई बच्चे क्या करते हैं रो बाय रो करेंगे और एलिमेंट्स जो बनाएंगे, प्रोडक्ट का जो एलिमेंट्स बनाएंगे वो कॉलम के एलॉन्ग बनाना शुरू करते हैं, तो वो फिर गलत हो जाता है, ठीक है ना। तो आपको क्या करना है, रो बाय रो करेंगे तो रो के एलिमेंट्स बनाने हैं आपको, ठीक है। चलिए अब हम लोग दूसरा करके देखते हैं। देखिए दूसरा है, अगर हम करें रो बाय कॉलम, ठीक है ना। अब रो बाय कॉलम के लिए हमारे पास जो एग्जाम्पल है, इसी एग्जाम्पल को लेकर चलेंगे हम लोग, ठीक है ना। इसी दोनों एग्जाम्पल को लेंगे। तो यहाँ पर फिर से वही एग्जाम्पल ले लीजिए। डेल्टा 1 में है ए बी सी डी और डेल्टा 2 में है आपका अल्फा बीटा गामा डेल्टा, ठीक है गाइस। अब हमें करना है रो बाय कॉलम। रो बाय कॉलम का मतलब है कि इसके कॉलम उठाने हैं और इसके रो में गुना करना है, ठीक है। और जब कॉलम उठा के रो में गुना करेंगे तो आपका कॉलम का एलिमेंट बनेगा, ठीक है ना। रो बाय रो से करेंगे तो रो का एलिमेंट बनता है, रो बाय कॉलम करेंगे तो कॉलम का एलिमेंट बनेगा, ठीक है। देखिए कैसे, तो देयरफॉर यहां पर देख लीजिए डेल्टा 1 इंटू डेल्टा 2 करेंगे तो ये हो जाएगा ए बी सी डी और इंटू कर दीजिए अल्फा बीटा, डेल्टा 2 में है एलिमेंट्स गामा और डेल्टा। देखिए अब क्या करना है, रो बाय कॉलम का मतलब कॉलम सेलेक्ट कीजिए और बारी बारी से रो में मल्टीप्लाई कीजिए। तो देखिए जरा यहाँ पर ये काम हम लोग मैट्रिसेज में करते थे, रो बाय कॉलम। ये आप लोग अच्छी तरह भली भांति जानते हैं कैसे किया जाता है। तो देखिए इसको उठा के ऐसे गुना करना है, तो ए अल्फा, ठीक है, और बी गामा प्लस बी गामा पहले रो में हो गया। अब इसको उठा के दूसरे रो में करेंगे तो सी अल्फा और प्लस डी गामा, ठीक है ना। तो हमने क्या देखा कि रो बाय कॉलम कर रहे हैं तो एलिमेंट्स कहां फॉर्म कर रहे हैं हम लोग, कॉलम के एलोंग कर रहे हैं। अब इसका काम फिनिश हो गया, आप दूसरे कॉलम को उठाएंगे, फिर से इसको उठा के इसके दोनों रो में बारी बारी से मल्टीप्लाई करेंगे। तो पहला में करिए तो ए बीटा प्लस बी डेल्टा, ठीक है ना। और फिर देखिए इसको उठा के इसमें कीजिए तो कितना हो जाएगा, सी बीटा और प्लस डी डेल्टा, ठीक है। तो इस प्रकार ये आपका हो गया रो बाय कॉलम। तो दो तरीका हमने यहाँ पे सीख लिया डिटर्मिनेंट के मल्टीप्लिकेशन का। पहला तरीका था रो बाय रो, दूसरा तरीका हो गया रो बाय कॉलम, ठीक है ना। और दो तरीके बच गए हैं, पहले आप इसको नोट कर लीजिए, फिर हम लोग बाकी के दोनों तरीके कर लेते हैं, ठीक है। तो लिखिए जरा। तो गाइस तीसरा तरीका है अपना कॉलम बाय रो। देखिए कॉलम बाय रो, अब कॉलम बाय रो करना है, ठीक है ना। इसमें भी हम लोग एग्जाम्पल के लिए वही दो डिटर्मिनेंट ले लेते हैं। देखिए डेल्टा 1 में था ए बी सी डी और डेल्टा 2 में ले लेंगे अल्फा बीटा गामा डेल्टा, ठीक है। तो अब हमें निकालना है क्या, डेल्टा 1 इंटू डेल्टा 2।
अब क्या करना है, रो कॉलम बाय रो, मतलब इसके रोज को उठाने हैं और बारी बारी से इसके कॉलम में गुना करना है, ठीक है ना। तो पहले यहां लिख लेते हैं ए बी सी डी, ये हो गया डेल्टा 1 इंटू अल्फा बीटा गामा डेल्टा, और ये हो गया डेल्टा 2, ठीक है ना। इसके रोज को उठाने हैं, R1 R2 को सिलेक्ट करना है और बारी बारी से इसके कॉलम्स में गुना करना है, समझे। और एलिमेंट कहां बनेगा, इस केस में एलिमेंट रो का बनेगा, ठीक है ना। कहां बनेगा, इस केस में एलिमेंट रो के फॉर्म होंगे, ठीक है गाइस। तो देखिए कैसे करेंगे, तो देखिए इस रो को उठाना है, ऐसे गुना करना है, ठीक है ना। तो ए अल्फा और प्लस देखिए सी बीटा, सी बीटा, क्लियर हुआ। अब इसके सेकंड रो में करेंगे फर्स्ट रो से, तो बी अल्फा, देखिए बी अल्फा और फिर डी बीटा प्लस डी बीटा। एलिमेंट्स किसके फॉर्म हुए, रो के एलिमेंट्स फॉर्म हुए। अब इस रो का काम खत्म हो गया। अब हम लोग सेकंड रो उठाएंगे, फिर बारी बारी से हम लोग कॉलम में गुना करेंगे। तो फर्स्ट कॉलम में करेंगे तो कितना हो जाएगा सेकंड रो से, ए गामा और प्लस देखिए सी डेल्टा, सी डेल्टा, क्लियर है। अब सेकंड रो में सेकंड कॉलम में करेंगे तो हो जाएगा देखिए बी गामा और प्लस डी डेल्टा, ये आपका हो गया, क्लियर है गाइस। तो इस प्रकार हम लोग दो डिटरमिनेंट का प्रोडक्ट कॉलम बाय रो करते हैं, क्लियर। चलिए अब हम लोग आते हैं चौथे तरीके पर, और चौथा तरीका है गाइस, चौथा तरीका है कॉलम बाय कॉलम, कॉलम बाय कॉलम, ठीक है। इसमें भी हम लोग डिटरमिनेंट वही ले लेते हैं, डेल्टा 1 है ए बी सी डी, और डेल्टा 2 ले लेते हैं हम लोग अल्फा बीटा गामा डेल्टा, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग को करना क्या है, डेल्टा 1 इंटू डेल्टा 2 करना है, ठीक है। तो पहले हम लोग लिख लेते हैं, फिर बाद में चर्चा करेंगे कि कैसे करेंगे, ठीक है। तो देखिए डेल्टा 1 है आपका ए बी सी डी, और इंटू डेल्टा 2 है आपका अल्फा बीटा और गामा डेल्टा, ये है। कॉलम बाय कॉलम का मतलब है कि इसका कॉलम उठाना है और बारी बारी से इसके कॉलम्स में मल्टीप्लाई करना है, समझे ना। तो देखिए, और कहां बनेगा एलिमेंट, इस केस में एलिमेंट जो होगा वो कॉलम के अलोंग बनेगा, ठीक है ना। कॉलम बाय कॉलम करेंगे तो एलिमेंट्स कॉलम के अलोंग बनेगा, ओके गाइस। तो देखिए यहां पर अब इस कॉलम को उठाया, फर्स्ट कॉलम को उठाया और इसके बारी बारी से फर्स्ट और सेकंड कॉलम में गुना करेंगे। तो पहले फर्स्ट में कीजिए, तो कितना हो जाएगा, ए अल्फा और प्लस सी गामा, ये अल्फा प्लस सी गामा हो गया। और फिर इसको उठा के सेकंड कॉलम में करेंगे तो बी अल्फा प्लस डी गामा, ठीक है ना। इस तरह से एलिमेंट कॉलम के फॉर्म हुए। अब इसका काम खत्म हो गया। अब दूसरा कॉलम उठाइए और फिर से बारी बारी से दोनों कॉलम में गुना कीजिए, तो कितना हो जाएगा, देखिए ए बीटा, ए में बीटा से गुना किया ए बीटा प्लस सी में डेल्टा से गुना किया तो सी डेल्टा प्लस सी डेल्टा, ठीक है। अब फिर इसको उठा के सेकंड कॉलम में करेंगे तो बी बीटा और प्लस डी डेल्टा, ठीक है। देखिए बी इसमें बीटा से गुना हुआ तो बी बीटा, और डी में डेल्टा से हुआ डी डेल्टा, तो बी बीटा प्लस डी डेल्टा। तो इस प्रकार से आप देख रहे हैं कि कॉलम बाय कॉलम हम दो डिटरमिनेंट्स का मल्टीप्लिकेशन करते हैं। तो गाइस आपने सीखा कि हम लोग मल्टीप्लिकेशन करने के लिए जो कंडीशन है, वो दो डिटरमिनेंट का मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म करने के लिए जो कंडीशन है वो कंडीशन है कि दोनों डिटरमिनेंट का ऑर्डर सेम होना चाहिए, ठीक है। और फिर हम लोग डिटरमिनेंट का मल्टीप्लिकेशन चार तरीके से कर सकते हैं, रो बाय रो, रो बाय कॉलम,
ठीक है ना, कॉलम बाय रो और कॉलम बाय कॉलम, ठीक है। और ये चारों तरीके आप लोग अच्छे तरीके से समझे कि हम लोग कैसे करते हैं। जब प्रोडक्ट करते हैं तो एलिमेंट्स रो के लॉन्ग फॉर्मेशन होता है कि कॉलम के लॉन्ग फॉर्मेशन होता है, ये भी आपने जाना। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, कि जिस भी तरीके से आप करेंगे, इंपॉर्टेंट क्या है कि आप मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं तो उसका एलिमेंट जो है वो रो के लॉन्ग फॉर्मेशन होगा या कॉलम के लॉन्ग फॉर्मेशन होगा, ठीक है ना। आप एक दो बार इस वीडियो को रिपीट करके देख लेंगे तो क्लियर हो जाएगा। मैट्रिसेस से ज्यादा आसान है। अब बात आती है कि चार तरीके हमने बताए, तो इसमें से कौन सा तरीका जो है आप अपने कन्वेनियंस के लिए यूज करेंगे, ठीक है ना, मतलब आपको कौन सा ज्यादा आसान लगेगा। तो गाइस इन चारों में से दो तरीके बहुत ही आसान है और 99% जो स्टूडेंट्स हैं वो ज्यादातर दो ही तरीके अप्लाई करते हैं कि क्योंकि आमने सामने बिल्कुल दिखाई देता है और इजीली जो है आपका मल्टीप्लिकेशन हो जाता है। और वो दो तरीके हैं कौन कौन, रो बाय रो और कॉलम बाय कॉलम, ठीक है। तो मैं आपसे भी ये बात कहना चाहता हूं कि आपको भी अगर दो डिटर्मिनेंट्स के मल्टीप्लिकेशन करने हैं तो आप इन्हीं दो तरीकों में से कोई एक तरीका अपनाएंगे तो जल्दी मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म कर पाएंगे। और ये दोनों तरीके कौन कौन है, रो बाय रो और कॉलम बाय कॉलम, ठीक है गाइस। चलिए इसको जरा लिख लीजिए, फिर हम थोड़ी सी और चर्चा करते हैं इसकी। तो गाइस मल्टीप्लिकेशन के साथ और क्या क्या कर सकते हैं हम लोग, देखिए इसकी कुछ प्रॉपर्टीज है। इसकी कुछ प्रॉपर्टीज है और पहला प्रॉपर्टीज है ये आपका कि जो मल्टीप्लिकेशन होता है डिटरमिनेंट का वो कम्यूटेटिव होता है, ठीक है ना। तो यहां पर लिखेंगे आप प्रोडक्ट ऑफ डिटरमिनेंट्स, प्रोडक्ट ऑफ डिटरमिनेंट्स, डिटरमिनेंट्स इज कम्यूटेटिव, कम्यूटेटिव दैट इज, आप इसको बोलते हैं क्या कि अगर डेल्टा 1 इंटू डेल्टा 2 है तो आप इसको ऐसा भी लिख सकते हैं डेल्टा 2 इंटू डेल्टा 1, ये कम्यूटेटिव लॉ है, क्लियर है। अब जो है डिटरमिनेंट का जो प्रोडक्ट होता है वो एसोसिएटिव भी होता है, ठीक है ना। तो यहां लिखेंगे आप प्रोडक्ट ऑफ डिटरमिनेंट्स, प्रोडक्ट ऑफ डिटरमिनेंट्स इज एसोसिएटिव, प्रोडक्ट ऑफ डिटरमिनेंट इज एसोसिएटिव दैट इज, आप ऐसा भी बोल सकते हैं कि डेल्टा 1 इंटू डेल्टा 2 इंटू डेल्टा 3 और इज इक्वल टू डेल्टा 1 इंटू डेल्टा 2 और इंटू डेल्टा 3, ऐसा भी, मतलब लास्ट टू डिटरमिनेंट के प्रोडक्ट को पहले डिटरमिनेंट में मल्टीप्लाई कर दीजिए तो जो रिजल्ट मिलेगा वही रिजल्ट फर्स्ट टू डिटरमिनेंट को प्रोडक्ट करके तीसरे में मल्टीप्लाई करने से मिलता है। तो चाहे आप इस तरीके से करें प्रोडक्ट या इस तरीके से करें, रिजल्ट सेम होता है। इस वजह से ये एसोसिएटिव लॉ को फॉलो करता है, ठीक है गाइस। तीसरा प्रॉपर्टी है गाइस इसका, देखिए तीसरा प्रॉपर्टी है कि ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को भी फॉलो करता है। तो यहां लिख लीजिएगा प्रोडक्ट ऑफ डिटरमिनेंट्स also follow the distributive law, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, समझे, ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को भी फॉलो करता है। और डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ क्या है गाइस, दैट इज, इसमें दो पोर्शन होता है, देखिए किस तरह से, डेल्टा 1 प्लस माइनस डेल्टा 2 इंटू डेल्टा 3, अगर ये है तो डेल्टा 3 को डेल्टा 2 के साथ और डेल्टा 1 के साथ डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं प्रोडक्ट के फॉर्म में। तो इसको लिख सकते हैं डेल्टा 1 इंटू डेल्टा 3 प्लस माइनस
डेल्टा 2 इंटू डेल्टा 3, ऐसा लिख सकते हैं। या फिर ऐसा भी लिख सकते हैं, अगर डेल्टा 1 है इंटू डेल्टा 2 प्लस माइनस डेल्टा 3 है, तो आप डेल्टा 1 को आप डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं प्रोडक्ट के फॉर्म में डेल्टा 2 और डेल्टा 3 के साथ। ठीक है, तो इसको लिख सकते हैं आप कि डेल्टा 1 इंटू डेल्टा 2 प्लस माइनस डेल्टा 1 इंटू डेल्टा 3। क्लियर है ना? तो ये जो दो रूल है ये डिस्ट्रीब्यूटिव रूल है। ठीक है, अब कहीं कहीं एक और प्रॉपर्टी ज्यादातर यूज होता है, या ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आपसे पूछता है इफ डेल्टा 1 इंटू डेल्टा 2 इज इक्वल टू 0, तो आपसे पूछता है कि रीजन क्या होगा। ठीक है ना? तो यहां पर रीजन क्या होता है गाइस, देयरफॉर रीजन ये होता है कि देयरफॉर डेल्टा 1, यहां पर ऐसे लिख दीजिए आइदर डेल्टा 1 इज इक्वल टू 0, या तो डेल्टा 1 0 होगा और डेल्टा 2 इज इक्वल टू 0, या तो डेल्टा 1 0 होगा या डेल्टा 2 0 होगा, तो प्रोडक्ट 0 हो जाएगा। या फिर कहता है और बोथ डेल्टा 1 एंड डेल्टा 2 आर 0 टू 0, तो भी प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो ये रीजन है कि अगर डेल्टा 1 इंटू डेल्टा 2 0 है, तो ज्यादातर डेल्टा 1 और डेल्टा 2 में से कोई एक 0 हो तो 0 हो जाता है, अदरवाइज दोनों 0 हो तो भी प्रोडक्ट क्या होगा, 0 होता है। क्लियर है ना? तो ये रीजन है आपका। ठीक है ना? तो मुख्य रूप से इन प्रॉपर्टीज का यूज हम लोग करते हैं। ठीक है, इसको लिख लीजिए आप। तो गाइज मल्टीप्लिकेशन ऑफ डिटरमिनेंट्स पर एक छोटा सा एग्जांपल कर लेते हैं हम लोग, और एग्जांपल है आपका इफ डेल्टा 1 इज इक्वल टू 1 0 0 1 1 1 1 2 8 एंड डेल्टा 2 इज इक्वल टू है, देखिए 1 0 0 1 1 1 1 2 8। ये हमारे पास दो डिटर्मिनेंट्स हैं, डेल्टा 1 और डेल्टा 2। आपको निकलना है देन फाइंड डेल्टा 1 इंटू डेल्टा 2, इसकी वैल्यू हमें निकालनी है। क्लियर है ना? दो डिटर्मिनेंट्स दिया है, दोनों का प्रोडक्ट निकालना है। ठीक है, तो देखिए जरा सॉल्यूशन कर लेते हैं हम लोग, और सॉल्यूशन में क्या करना है, डेल्टा 1 इंटू डेल्टा 2 निकालना है। तो डेल्टा 1 का वैल्यू लिख दीजिए 1 0 0 1 1 0 सॉरी 1 1 1 1 2 8, और डेल्टा 2 है आपका 1 0 0 1 1 1 1 2 8। क्लियर है गाइस? देखिए यहाँ हम लोग कन्वेनियंस के अनुसार मैंने आपको बताया कि आप रो बाय रो कर लीजिए या कॉलम बाय कॉलम कर लीजिए, ये ज्यादा आसान है। तो चलिए हम लोग रो बाय रो कर लेते हैं। तो इसके रो को उठाना है, बारी बारी से इसके तीनों रो में मल्टीप्लाई करना है, लेकिन एलिमेंट जो बनेगा वो रो का बनेगा। ठीक है ना? तो देखिए जरा 1 में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको करेंगे ना इसके साथ। तो 1 में 1 से किया 1, फिर 1 में 0 से किया 0, फिर 1 में 0 से किया 0। तो 1 प्लस 0 प्लस 0 कितना हो जाएगा, 1 हो गया। फिर इसको उठा के सेकेंड वाला में करेंगे, तो देखिए 0 में 1 से गुना किया तो हो गया 0, 1 में 0 से किया 0, और 2 में 0 से किया 0, तो कितना हो गया 0 प्लस 0 प्लस 0, तो ये हो गया आपका 0। फिर देखिए अब इसको हमने लिया है, और इसको उठा के अब थर्ड रो में करेंगे। तो देखिए 0 में 1 से किया 0, फिर 1 में 0 से किया तो 0, और 8 में 0 से किया 0, तो तीसरा एलिमेंट भी हो गया 0। क्लियर है? अब देखिए अब हम लोग दूसरा रो को उठाएंगे और फिर से बारी बारी से इसमें करेंगे। तो पहले रो में कीजिए, तो देखिए 1 में 1 से गुना किया 1, फिर 1 में 1 से गुना किया 1, और फिर 1 में 1 से गुना किया 1, तो 1 प्लस 1 प्लस 1 कितना हो गया 3। फिर देखिए दूसरे रो में करेंगे, तो 0 में 1 से किया 0, 1 में 1 से किया 1, और 2 में 1 से किया 2, तो 1 प्लस 2 कितना हो गया 3।
अब तीसरे में कीजिए, 0 में 1 से करेंगे तो 0, और 1 में 1 से किया 1, और 8 में 1 से किया 8, तो 8 प्लस 1 कितना हो गया 9। ठीक है, अब चलिए, अब हमारा काम तीसरे रो से है। तीसरा रो को उठाइए, पहला दूसरा तीसरे रो में गुना कीजिए। तो देखिए 1 में 1 से किया 1, 1 में 2 से किया 2, और 1 में 8 से किया 8, तो 8 प्लस 2 प्लस 1 कितना हो गया 11। अब दूसरे में कीजिए, 0 में 1 से 0, 1 में 2 से 2, और 2 में 8 से करेंगे तो 16, तो 16 और 2 कितना हो गया 18। ठीक है, अब तीसरे में कीजिए, तो देखिए 0 में 1 से 0, 1 में 2 से 2, और 8 में 8 से करेंगे 64, तो 64 और 2 66, और प्लस 0 66, ये आपका निकल गया। क्लियर है गाइस? अब आप इसकी, ये तो प्रोडक्ट निकल गया आपका, ठीक है ना। अब आप चूंकि डिटर्मिनेंट है तो इसकी वैल्यू भी निकाल सकते हैं। तो देखिए 2 0 है ना, इधर से फर्स्ट रो और आपका फर्स्ट कॉलम कैंसिल कर देंगे, तो इस एलिमेंट के अलोंग एक्सपेंड हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा यहाँ, तो देखिए ये तो 1 हो गया, और इसका साइन पॉजिटिव होता है, और इससे पास होना रो कॉलम हटा दीजिए, तो 3 18 9 और 66, ये हो गया। अब इसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो देखिए जरा ध्यान से, यहाँ पर 3 में 66 से गुना करेंगे तो 6 तिया 18, कैरी 1 हो गया, और 6 तिया 18 1 19, 198 हो गया। और इसको गुना करेंगे तो 18 9 62 से 162 हो गया। तो 198 में 162 को घटा लीजिए, तो 8 में से 2 गया हो गया 6, और 9 में से 6 गया तो हो गया 3, और 1 में से 1 गया 0, तो इसकी वैल्यू 36 आ गई। क्लियर है ना। तो इस प्रकार से हम लोग दो डिटर्मिनेंट का प्रोडक्ट का वैल्यू निकाल सकते हैं। अब यहाँ पर एक छोटा सा कॉन्सेप्ट भी है, और कॉन्सेप्ट क्या है गाइस, कि देखिए डेल्टा 1 इंटू डेल्टा 2 का जो वैल्यू आया, डेल्टा 1 इंटू डेल्टा 2 का जो वैल्यू आया 36, वो वैल्यू डेल्टा 1 का वैल्यू अलग से निकाल लीजिए, ठीक है ना, और फिर इसको गुना कर दीजिए डेल्टा 2 से, अलग अलग करेंगे तो भी इसके वैल्यू के बराबर आ जाएगा, ठीक है ना। तो न्यूमेरिकली अगर कैलकुलेट करना हो, जैसे इसमें सारे नंबर्स जो है न्यूमेरिकल नंबर्स हैं, यहाँ कोई वेरिएबल वगैरह नहीं है, तो आप डेल्टा 1 का वैल्यू निकाल लीजिए, डेल्टा 2 का वैल्यू निकाल लीजिए, आपस में मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो डेल्टा 1 इंटू डेल्टा 2 का वैल्यू मिल जाएगा। समझ रहे हैं बात को जो मैं बोल रहा हूं। यहाँ पे मैंने लिखा है कि डेल्टा 1 इंटू डेल्टा 2 अगर एक साथ मल्टीप्लाई करते हैं, जो वैल्यू आता है मल्टीप्लिकेशन करने के बाद उसका वैल्यू जो निकालते हैं, उसकी जो वैल्यू आती है वो अलग अलग डिटर्मिनेंट के वैल्यू के प्रोडक्ट के बराबर होगा, ठीक है ना। अब जैसे हम यहाँ पर आपको करके भी दिखाते हैं, यहाँ देखिए डेल्टा 1 है ना, और डेल्टा 1 में देखिए 2 0 इधर से है, तो आप फर्स्ट कॉलम और फर्स्ट रो को हटा दीजिए, इस एलिमेंट के लॉन्ग आपको एक्सपेंड करना होगा। तो देखिए, तो डेल्टा 1 का वैल्यू क्या हो जाएगा 1 इंटू, और ये हो जाएगा 1128, यही होगा। 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो ये हो जाएगा 8 इंटू 1 8, और 1 इंटू 2 2, तो ये हो गया 6, ठीक है गाइस। अब इसी प्रकार डेल्टा 2 की बात करें तो देखिए इधर 0 इधर से है, फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम हटा दीजिए, फिर इसके अलोंग आपको एक्सपेंड करना है, तो क्या बचेगा 1 इंटू, और देखिए 1 2 1 8, ये बचा, और फिर से 1 में 8 से गुना करेंगे तो 8 हो गया, और 2 में 1 से करेंगे तो 2 हो गया, फिर वैल्यू 6 हो गया। तो देयरफॉर देखिए डेल्टा 1 इंटू डेल्टा 2, तो कितना हो जाएगा, डेल्टा 1 का वैल्यू 6 और इंटू डेल्टा 2 का वैल्यू 6, तो वैल्यू कितना आ गया 36 आ गया ना। तो आप बोल सकते हैं कि देयरफॉर डेल्टा 1 इंटू डेल्टा 2 का जो कंबाइंड प्रोडक्ट का जो वैल्यू होगा वो डेल्टा 1 का वैल्यू इंटू डेल्टा 2 के वैल्यू के प्रोडक्ट के बराबर होगा, ठीक है।
तो इस कंसेप्ट को हम लोग न्यूमेरिकली ज्यादातर यूज करते हैं। क्लियर है गाइस? लेकिन जब वेरिएबल हो तो हम लोग इस तरह से प्रोडक्ट करेंगे। ठीक है ना? जल्दी से निकलना है। न्यूमेरिकल एग्जांपल दिया है तो अलग अलग डिटरमिनेंट का वैल्यू निकाल के आप गुना कर दीजिए। और अगर आपके पास वेरिएबल इन्वॉल्व है, ठीक है, तो आप इस तरह से रो बाय रो या कॉलम बाय कॉलम प्रोडक्ट कर लीजिए। ठीक है? बाकी कंडीशन के अनुसार आगे प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे। ठीक है गाइस? चलिए इसको लिख लीजिए जरा। तो गाइस हम लोग नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ बढ़ते हैं और अगला कॉन्सेप्ट है आपका, अगला टॉपिक है आपका सिमेट्रिक डिटरमिनेंट। देखिए सिमेट्रिक डिटरमिनेंट। ठीक है? सिमेट्रिक मैट्रिक्स जानते हैं, ज्योमेट्रिकली सिमेट्रिक मैट्रिक्स का जो ज्योमेट्री होता है सेम ज्योमेट्री सिमेट्रिक डिटरमिनेंट्स का होता है। समझे ना? देखिए यहाँ पर इस तरह से ज्योमेट्री समझिए। ये डिटरमिनेंट हो गया और यहां पर हो गया आपका एलिमेंट ए, एफ, जी, यहां पर हो गया एफ, डी, एच, जी, एच, सी। वहां पर भी मैंने बताया था कि डायगोनल ये आपका है, और क्या बताया था, डायगोनल के ऊपर और नीचे कॉरेस्पॉन्डिंग लोकेशन पर एलिमेंट जो होगा वो मैग्नीट्यूड और साइन दोनों में सेम होगा। देखिए है ना? तो इस तरह का जब भी आपको डिटरमिनेंट दिखे तो इस डिटरमिनेंट को क्या समझना है कि ये सिमेट्रिक डिटरमिनेंट है। क्लियर है गाइस? और जब इसको आप सॉल्व करते हैं तो इसकी वैल्यू आ जाएगी, हम आपको डायरेक्ट बताते हैं कि आप डायरेक्ट भी अगर इसको पहचान लेते हैं और इसमें आप पुट कर देते हैं तो वैल्यू निकल जाएगी, सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। बाकी आपको प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट्स ऑलरेडी पढ़ाया हुआ है, आप प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट्स का यूज करके भी उसका वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है ना? लेकिन आपको ऑब्जेक्टिव अप्रोच बता रहे हैं, ऐसा अगर सिमेट्रिक डिटरमिनेंट दिखे तो आप कैसे उसका डायरेक्ट वैल्यू निकाल सकते हैं अगर आपने पहचान लिया तो। ठीक है? और पहचानने का तरीका है कि डायगोनल के ऊपर नीचे का जो एलिमेंट होगा वो मैग्नीट्यूड और साइन दोनों में सेम होता है। ठीक है? चलिए तो इसका डायरेक्ट वैल्यू क्या होता है गाइस, ये हो गया ए बी सी प्लस 2fgh माइनस एफ स्क्वायर माइनस बीजी स्क्वायर माइनस ch स्क्वायर। अगर ये ए बी सी एफ जी एच ये 6 वैल्यू आप पहचान गए कि ए का वैल्यू क्या है, बी का वैल्यू क्या है, सी का वैल्यू क्या है, तो ए बी सी डायगोनल एलिमेंट्स है और एफ जी एच जो है डायगोनल के ऊपर और नीचे का एलिमेंट्स है। अगर ये 6 वैल्यूज आप पहचान गए तो आप जो है डायरेक्टली इसमें डाल के इस डिटरमिनेंट का वैल्यू निकाल सकते हैं। और ये आपका जो एक्सप्रेशन है ये आपका ऑब्जेक्टिव अप्रोच के लिए है। ठीक है ना? कि आप क्विकली निकाल सकते हैं। ठीक है गाइस? अब जब तक प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट यूज करेंगे, लगाएंगे, सॉल्व करेंगे, ठीक है ना, इवैल्यूएट करते करते आपको बहुत सारा टाइम लगेगा। तो अच्छा सबसे यही है कि यहीं पहले इसको पहचान लीजिए कि ये सिमेट्रिक डिटरमिनेंट है और है तो इसमें ए बी सी कौन सा है और एफ जी एच क्या है। ठीक है ना? ये 6 के 6 वैल्यू आप फाइंड आउट कर लीजिए और इसमें डाल दीजिए, आपका वैल्यू निकल जाएगा क्विकली। क्लियर है? ये था आपका सिमेट्रिक डिटरमिनेंट गाइस। इस पर कोई आगे बहुत सारा प्रॉब्लम नहीं है, बस एक प्रकार है। ठीक है ना? कंफ्यूज नहीं होना है। जैसे मैट्रिसेज में हमने सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेज पे बहुत सारा कंसेप्ट था, उसका जो है मैथमेटिकल एक टेस्ट था, एग्जामिनेशन हम लोग करते थे कि कोई मैट्रिक्स ए है तो उसका ट्रांसपोज अगर उसके बराबर है तो सिमेट्रिक होगा और उसके नेगेटिव के बराबर है तो स्क्यू सिमेट्रिक होगा। यहाँ पर ऐसा कोई कंसेप्ट नहीं होता है।
गलती से भी मैट्रिसेज वाला कंसेप्ट डिटर्मिनेंट में यूज नहीं करना है आपको। क्लियर है गाइस? बस सिर्फ इतना ही है, इससे ज्यादा और कुछ डिटर्मिनेंट में नहीं पढ़ना है सिमेट्रिक डिटर्मिनेंट के बारे में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला कंसेप्ट है गाइस एस्क्यू सिमेट्रिक डिटर्मिनेंट। एस्क्यू सिमेट्रिक डिटर्मिनेंट, ठीक है। और इसमें भी सेम टू सेम वही है, लेकिन वहां मैट्रिसेज वाला साइन को हटा के डिटर्मिनेंट का साइन रख देना है, समझे ना। तो उसमें क्या होता था, सिमेट्रिक एस्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेज में होता था कि डायगोनल एलिमेंट्स 0, तो यहाँ भी डायगोनल एलिमेंट 0 होगा। वहां होता था कि डायगोनल के ऊपर और नीचे का एलिमेंट मैग्नीट्यूड में सेम होता था, लेकिन साइन अपोजिट होता था। यहाँ भी वही होगा, खाली चिन्ह चेंज हो जाएगा। वहां मैट्रिक्स का सिंबल होता था, यहाँ डिटर्मिनेंट का सिंबल होगा। ठीक है ना। चलिए, तो यहाँ देखिए कैसे पहचानेंगे हम लोग। तो डायगोनल एलिमेंट 0 होगा, और ये हो गया एफ जी, और यहाँ पर फिर माइनस एफ हो जाएगा, और फिर हो गया 0 और एच हो जाएगा, और यहाँ पर माइनस जी हो गया, माइनस एच हो गया, और 0 हो गया। ठीक है ना। देखिए ये डायगोनल एलिमेंट्स यहाँ पर 0 हो गए ना। डायगोनल के ऊपर और डायगोनल के नीचे का एलिमेंट्स दोनों मैग्नीट्यूड में सेम है, लेकिन साइन अपोजिट है। यहाँ देखिए, यहाँ भी आप देख सकते हैं ना। तो ये एस्क्यू सिमेट्रिक डिटर्मिनेंट है। क्लियर है गाइस? क्या है एस्क्यू सिमेट्रिक डिटर्मिनेंट में? डायगोनल एलिमेंट्स 0 होंगे, डायगोनल के ऊपर और नीचे का एलिमेंट्स क्या होगा, कोरेस्पॉन्डिंग लोकेशन पे मैग्नीट्यूड में सेम होगा, लेकिन साइन उसका अपोजिट होगा। क्लियर है ना। साइन ऊपर नीचे कहीं भी हो सकता है, ठीक है ना, उसके लिए कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है। अब यहाँ पर बात आती है, इसके दो मेन प्रॉपर्टी है गाइस, और दो मेन प्रॉपर्टी क्या है कि अगर पहला देखिए कि अगर एस्क्यू सिमेट्रिक डिटर्मिनेंट इवन ऑर्डर का है तो उसकी वैल्यू 0 नहीं होगी। ठीक है ना। देखिए यहां पर लिख देता हूं, इफ डेल्टा इज द एस्क्यू सिमेट्रिक डिटर्मिनेंट, एस्क्यू सिमेट्रिक डिटर्मिनेंट ऑफ इवन ऑर्डर का मतलब है सेकेंड ऑर्डर का हो, फोर्थ ऑर्डर का हो, सिक्स्थ ऑर्डर का हो, एट्थ ऑर्डर का हो, लेकिन आपको सेकेंड ऑर्डर फोर्थ ऑर्डर से ज्यादा पढ़ना ही नहीं है, थर्ड ऑर्डर से ज्यादा पढ़ना ही नहीं है, तो इसमें कौन सा आएगा, सेकेंड ऑर्डर। अगर गलती से फोर्थ ऑर्डर आ भी गया, ठीक है, तो कंसेप्ट वही रहेगा, इफ डिटर्मिनेंट या डेल्टा इज द एस्क्यू सिमेट्रिक डिटर्मिनेंट ऑफ इवन ऑर्डर, देन डेल्टा नॉट इक्वल टू 0। इसकी वैल्यू कभी भी 0 नहीं होगी अगर इवन ऑर्डर का होगा तो। ठीक है ना, कुछ ना कुछ ये वैल्यू आपको देगा। क्लियर है। लेकिन अगर इफ डेल्टा इज द एस्क्यू सिमेट्रिक डिटर्मिनेंट skew symmetric determinant of odd order, ठीक है, तो इस केस में क्या देगा आपको, हमेशा उसकी वैल्यू 0 होगी। उस स्क्यू सिमेट्रिक डिटर्मिनेंट का वैल्यू ऑलवेज 0 होगा। ठीक है ना। अगर ऑड ऑर्डर है, ऑड ऑर्डर का मतलब है कि फर्स्ट ऑर्डर का हो, थर्ड ऑर्डर का हो, फिफ्थ ऑर्डर का हो, सेवेंथ ऑर्डर का हो, ये ऑड ऑर्डर डिटर्मिनेंट्स कहलाते हैं। तो अगर स्क्यू सिमेट्रिक डिटर्मिनेंट ऑड ऑर्डर का होगा तो वैल्यू क्या होगा, 0। बिना सॉल्व किए उसकी वैल्यू आप 0 लिख सकते हैं। ठीक है ना। और अगर इवन ऑर्डर का है तो उसका कभी भी वैल्यू 0 नहीं होगा बिना सॉल्व किए। तो ये दो जो नोट है आपके पास, ये बहुत इंपॉर्टेंट नोट है आपके ऑब्जेक्टिव पर्पस के लिए। ठीक है ना। कभी कभी डायरेक्टली ये सेम टू सेम नोट लिख देता है और पूछता है
कि निम्न में से कौन सा सही ऑप्शन है, और आपके बोर्ड में क्वेश्चन इससे डायरेक्टली पूछ देता है, ठीक है ना। बच्चे जिनको मालूम नहीं है वो क्या करते हैं, उसको सॉल्व करते हैं, अपना टाइम वेस्ट करते हैं। क्लियर है गाइस? आपको टाइम नहीं वेस्ट करना है क्योंकि आप कॉन्सेप्ट समझ गए हैं, आप तो देखते ही टिक मार देंगे। क्लियर? चलिए अब हम लोग थोड़ा सा इस पर एग्जाम्पल करके देख लेते हैं। देखिए जरा, पहला एग्जाम्पल हम लोग ले लेते हैं, यहां लेट कर लेते हैं कि एक स्क्यू सिमेट्रिक डिटर्मिनेंट हम लोग सेकेंड ऑर्डर का ले लेते हैं, मतलब इवन ऑर्डर का ले लेते हैं। ठीक है, तो इवन ऑर्डर का ले लीजिए। तो देखिए 0 1 -1 0, ये इवन ऑर्डर का है। देखिए इसका दो जो एलिमेंट है, डायगोनल एलिमेंट 0 हो गया, और डायगोनल के ऊपर और नीचे इसका वैल्यू क्या है, एलिमेंट का वैल्यू सेम है लेकिन साइन अपोजिट है। तो गाइस इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, देखिए जरा, 0 में 0 से गुना करेंगे तो 0, और 1 में -1 से गुना करेंगे तो -1, लेकिन जब घटाएंगे तो +1 हो जाएगा। तो 0 + 1 1 हो गया। तो आपने देखा इवन ऑर्डर का स्क्यू सिमेट्रिक डिटरमिनेंट होगा तो वैल्यू कभी 0 नहीं होगी। ठीक है ना। इसी तरह ऑड ऑर्डर का देख लेते हैं। देखिए अगला एग्जांपल आप दूसरा है, लेट कर लीजिए। अगर यहां ले लेते हैं हम लोग, देखिए 0 1 2, यहाँ -1 0 3, और फिर यहाँ पर आप ले लीजिए -2 -3 और 0। देखिए ये आपका थर्ड ऑर्डर का है। इसका डायगोनल एलिमेंट देखिए 0 है, और ऊपर नीचे डायगोनल के ऊपर और नीचे का एलिमेंट सेम है मैग्नीट्यूड में, साइन में अपोजिट है, दिख रहा है। तो चलिए इसको सॉल्व कर लीजिए। तो देखिए फर्स्ट रो के अलोंग कर लीजिए, तो 0 वाला तो आपका 0 ही हो जाएगा, खाली यहाँ पर सिंबल दे देता हूं। और सेकंड एलिमेंट -1 है लेकिन साइन उसका नेगेटिव होता है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। फिर से 1 × और 1 से पास होने वाला रो कॉलम को हटा दीजिए, तो बचेगा 1 2, और इधर बचेगा -3 0। क्लियर है। अब अगला एलिमेंट है -2, और इसका साइन पॉजिटिव होता है तो प्लस माइनस माइनस हो गया, और इससे पास होने रो कॉलम को हटा दीजिए तो बचेगा 1 2 0 3। ठीक है गाइस। अब देखिए ये जो फर्स्ट टर्म है ये तो 0 हो गया। अब यहाँ देखिए 1 में इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यहाँ पर 1 में 0 से मल्टीप्लाई किया 0, और 2 में -3 से मल्टीप्लाई किया तो -6 हो गया। ठीक है ना। तो ये हो गया आपका -6। क्लियर है। चलिए अब ये यहाँ पर आइए, यहाँ पर हो गया आपका 1 में 3 से मल्टीप्लाई किया तो 3 हो गया, सॉरी, और ये माइनस प्लस हो जाएगा ना। यहाँ देखिए 0 में से -6 करेंगे तो +6 हो जाएगा गाइस। चलिए यहाँ आते हैं, 1 में 3 से किया तो 3 हो गया, और फिर 2 में 0 से किया तो 0 हो गया, तो 3 में से 0 कर दिया तो 3 हो गया, और 3 में आप 2 से गुना करेंगे, -2 है तो -6 हो गया। तो देखिए 6 - 6 कितना हो गया, 0। देख रहे हैं, ये आपका ऑड ऑर्डर का स्क्यू सिमेट्रिक डिटरमिनेंट था, इसका वैल्यू 0 आ गया। पहला वाला आपका इवन ऑर्डर का स्क्यू सिमेट्रिक डिटरमिनेंट था, इसका वैल्यू 0 नहीं आया। तो ये जो 2 नोट्स लिखवाए थे ये आपका नोट्स प्रूफ भी हो गए। ठीक है ना। सो गाइस आप क्या करेंगे, जब भी आप एग्जाम देंगे अगर इस तरह का क्वेश्चन आता है इसके ये प्रॉपर्टीज पर, तो आप डायरेक्ट उसका आंसर टिक करेंगे। ठीक है ना। आपको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। अभी आपने देखा ना सॉल्व करने पर कितना टाइम लगता है, तो टाइम आपका बच जाएगा। क्लियर है गाइस। तो ठीक है, आज का क्लास यहीं समाप्त होता है। चलिए उतार लीजिए इसको।